भारतीय इतिहास के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ जो कि एक क्विज के फॉर्म में होंगे और इन सब के आंसर मैं यहाँ पे डिटेल में दूंगा और साथ में इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ पे जाकर इन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ और विथ डिटेल्ड आंसर आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों की खासियत ये है कि ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे आपकी नॉलेज भी बूस्टअप होती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो और इसके अलावा आप अगर मेरे साथ इस टेस्ट को देते हैं तो इससे आपको अपनी नॉलेज का पता चलता है कि आपको कितना पता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी और आप मुझे फेसबुक ट्विटर के साथ साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो के पीडीएफ और लिंक दोनों ही मिल जाया करेंगे। चलिए आज के अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने खुद को लिच्छवी दुहित्र के नाम से संबोधित किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि लिच्छवी दुहित्र किसको बोला जाता है भारतीय इतिहास में, तो वो थे समुद्रगुप्त, है ना। अब समुद्रगुप्त के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है, और यहाँ पर जो समुद्रगुप्त थे उनको ही लिच्छवी दुहित्रा के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब था लिच्छवी डॉटर्स सन, यानी कि जो लिच्छवी जो महारानी थी वो चंद्रगुप्त की वाइफ थी और उनके पुत्र थे समुद्रगुप्त, इसलिए उनको लिच्छवी दुहित्रा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसोंग किस भारतीय सम्राट के काल में आया था? तो ये जो बाहरी यात्री है, चाहे वो चीनी यात्री वेनसोंग हो या फिर और भी जो यात्री थे, उन वो कब भारत में आए थे, किसके शासन काल में आए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वेनसोंग जो था वो हर्ष के शासन काल में आया था। हर्ष, अब देखो इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक मैं बताता हूँ। वेनसोंग, है ना। वेन सॉन्ग, सॉन्ग कब करते हैं? जब आप हर्षित होते हो, काफी खुश होते हो, तो इसलिए आप इस ट्रिक चीज को अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं कि ये जो हर्षा था एक एम्पायर था और इसके शासन काल में ही आए थे कौन? वेनसोंग, जो यहाँ पे आए थे। और इनके द्वारा एक्चुअली एक बुक भी लिखी गई थी जिसे कहते हैं सी यू की, जिसका मतलब है वेस्टर्न कंट्रीज, है ना। तो वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर के वेनसोंग ने एक अपनी किताब लिखी थी और उन्हीं किताब में हर्ष के बारे में पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर कौन से गुप्त सम्राट एक विशेषज्ञ वीणा वादक था, है ना, वीणा बजाने का शौकीन था, और वो कौन था? तो ये भी कौन थे? समुद्रगुप्त थे। आपको इसके बारे में जानना चाहिए। एक्चुअली जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि एक वीणा प्लेयर तो थे ही और साथ में उन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता था। किंग ऑफ पोएट्स की उपाधि उन्होंने हासिल की थी। चलिए अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, है ना। तो देखो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड मैंने यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस, एक्चुअली 5 क्वेश्चन जो है वो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड ही हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गुप्त राजा जो था जिसने अपनी उज्जैन को राजधानी बनाई थी, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। एक्चुअली चंद्रगुप्त द्वितीय काफी ही बहादुर थे और उन्होंने अपने जो पूरा टेरिटरी था वो इंडिया के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक दोनों तरफ के जो भी कोस्ट से कोस्ट जो है वो पूरा का पूरा एरिया उनके कब्जे में था। और इस तरीके से उन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के बाद अपनी राजधानी को मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी सिटी उज्जैन थी वहां पर इस्टेब्लिश किया था। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के का नाम क्या रखा जाता था, है ना। देखो गुप्त काल को ही स्वर्ण काल बोला जाता है ना। गोल्डन एम्पायर ऑफ इंडियन हिस्ट्री अगर कोई था तो उसे गुप्ता काल ही बोला जाता था, स्वर्ण युग बोला जाता था इसको। और इस टाइम पे सोने के सिक्के को अलग नाम से जाना जाता था जिसको हम दिनार बोला करते थे। ठीक है, तो दिनार आपको याद रखना है यहाँ पर। और ये दिनार आपने मैंने यहाँ बता दिया, जिसपे क्या किया जाता था? कॉइन डिपिक्टेड रूलिंग मोनार्क, है ना, जो भी राजा उस समय रहता था उसके द्वारा इसे डिपिक्ट कराया गया था। और उसके ऊपर क्या होता था कि ऑब्जर्व एंड कैरिड लेजेंड विद द फिगर ऑफ गॉडेस ऑन द रिवर्स, है ना। तो उस पे देवी की मूर्ति हुआ करती थी और उसके फ्रंट साइड में जो भी मोनार्क रूल करता था उसकी पिक्चर वहां पे लगी होती थी। ठीक है, इस तरीके से वहां पे सिक्के बनाए जाते थे। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया में होने वाली क्रांतियों में से एक बहुत ही प्रमुख क्रांति थी, जिसमें लुइस 16 की बात की जाती है, जब वहां पे फ्रांस में लोगों के बीच में काफी ज्यादा महंगाई की वजह से भुखमरी बढ़ गई थी। जो राजा था वो उसका शासन काफी अच्छा नहीं था, पैसे की बहुत ज्यादा बर्बादी और लोगों में असंतोष के कारण वहां पे क्रांति हुई थी। और ये जो क्रांति हुई थी 1789 में शुरू हुई थी। इस तरीके से वहां पर बाद में मोनार्की को हटाया गया
और मोनार्की यानी कि राजतंत्र को हटाने के बाद संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। फिर संवैधानिक राजतंत्र को हटाकर वहां पर एक तरीके से पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये पूरा प्रक्रिया फ्रांस में था, जिसकी वजह से आज के टाइम पर भी दुनिया भर में लिबर्टी और फ्रीडम, जो हमारे इक्वल राइट्स होते हैं, जो हमारे नियम के सापेक्ष जो इक्वल राइट्स होते हैं सबके, उस तरह के नियम जो हैं वो फ्रांस से ही आए हुए थे। ये जो आंदोलन था, पूरा क्रांति जो था 1789 से लेकर के 1799 तक चला था, जिसमें लुइस 16 जो था उसको 1793 में बी हेडेड कर दिया गया था, यानी कि उसे फांसी की सजा दे दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था ना। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, जो एक्चुअल जो बाउंड्री है ना, एक्चुअल जो बाउंड्री है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन से आपको याद रखना था कि इसको किसने बनाया था, तो सर सिरिल रेड क्लिफ ने बनाया था। एक्चुअली जब डिवीजन हो रहा था उसी टाइम पर इसने 9 अगस्त 1947 को एक मानचित्र तैयार किया था और उसने प्रस्तुत की थी, और इसी को लेकर के 14 अगस्त 1947 को घोषणा की गई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बंटवारे का। 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और हम अपना स्वतंत्रता दिवस अगले दिन यानी 15 अगस्त को हर साल मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला का साथ किसने विश्वासघात किया था। एक्चुअली बंगाल का जो नवाब था सिराज उद दौला, उसके शासनकाल के टाइम पर ही रेड क्लिफ जो था उसने बंगाल के ऊपर हमला किया था, है ना। वहां पर उनकी टेरिटरी के साथ युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में जो मीर जाफर था, जो कि इनका सेनापति था, उसने इनको धोखा दे दिया था, क्योंकि मीर जाफर को जो रेड क्लिफ था उसके तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से प्रॉमिस किया गया कि अगर वो हमको जीतने में मदद करता है तो उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। ऐसे में इस लालच में आकर मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। बाद में मीर जाफर को बनाया गया, बट इसके साथ में कुछ भी इसको राइट्स नहीं दिए गए। फाइनली इसको भी उसकी पदवी से हटा दिया गया था, है ना। बाद में 1760 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें पूरी की पूरी सेना हार गई थी। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और दिल्ली के जो जितने भी नवाब थे वो सब हार गए थे यहाँ पर, और फाइनली जो था वो ब्रिटिश जो हुकूमत थी वो पूरी तरीके से इंडिया में डोमिनेट करने लगी थी बिटवीन द 1757 और 1760 के बक्सर युद्ध के बाद में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो ये थी एनी बेसेंट जी, है ना। एनी बेसेंट जी 1917 में यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। एक्चुअली 1906 में क्या हुआ था, कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था। सूरत अधिवेशन जिसको बोलते हैं, सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। उसमें स्प्लिट होने के बाद कांग्रेस दो भागों में बंट गया था, एक था गरम दल और नरम दल। इसके बाद ये दोनों ग्रुप बाद में 1916 में आकर मिले थे कानपुर में, ठीक है। और 1916 में इनको मिलाने में जो ग्रेट वर्क था वो एनी का था, इसलिए 1917 वाले कांग्रेस अधिवेशन में इनको वहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो इस तरीके से कलकत्ता सेशन में ये बनी थी नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, है ना। तो दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित करने वाला जो सबसे पहला सुल्तान था वो था इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश ही था जो इसने ऐसा किया था, और पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश जो था उसने नियमित मुद्रा जारी की थी और दिल्ली को अपना राजधानी घोषित किया था। एक्चुअली पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो लाहौर हुआ करती थी, और वहां से उसने स्थानांतरित किया था। सिल्वर का टाका और कॉपर जितल उसने पहली बार दिल्ली सल्तनत में इस तरह के 2 सिक्के जारी किए थे। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पोलो या चंगन खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, है ना। पोलो खेलते वक्त किसकी मृत्यु हो गई थी, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी क्या है कि एक्चुअली इसको मोहम्मद गोरी ने बाई किया था, परचेज किया था, क्योंकि ये एक टर्क था, टर्क यानी गुलाम था, ठीक है। और इसको उसने अपना गवर्नर नियुक्त किया था। लेकिन जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी तो उसके मृत्यु के पश्चात इसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी, यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब, 1206 ईस्वी में। और इसके बाद उसने कुतुब मीनार बनाने का कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया था। तो आपको पता होना चाहिए कुतुब मीनार किसने बनवाया था। तो कुतुब मीनार जो बनवाने का श्रेय जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता था, लेकिन वो उसे कंप्लीट नहीं कराया था, है ना। कंप्लीट कराने का जो काम था वो किसने कराया था, इल्तुतमिश ने,
ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। और ये भी जानना चाहिए कि जो कुतुब मीनार था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में इसको बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सबसे पहली बार कब दिया था, कहाँ पर दिया था? देखो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो तो बोध गया में हुई थी, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, ठीक है। तो ये जो 5 शिष्यों को जो उन्होंने यहाँ पर अपना स्पीच दिया था उसको बोलते हैं धर्म चक्र महापरिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। अच्छा, एक और शब्द आता है महापरिनिर्वाण। आपको पता होना चाहिए महापरिनिर्वाण किस चीज से संबंधित है, तो महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है महापरिनिर्वाण। चलिए अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता जी का क्या नाम था, है ना? माता जी किस वंश से संबंधित थी? तो देखो उनकी माता जी जो थी उनका नाम माया था, ठीक है। और माया था और वो किस वंश से संबंधित, तो आपको बता दें कि वो कोलियान वंश से संबंध रखती थी। और उनका जो जन्म था वो देवदाहा जो कि अब नेपाल में है वहां पर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिंधु शहर को जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो देखो सिंधु शहरों में से प्रमुख शहर कौन कौन से थे, तो वहां पे आप देख सकते हो कि हड़प्पा था, मोहनजोदारो था, यहाँ पर लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, है ना? ये सारे के सारे प्रमुख शहर थे जिनकी अपनी अलग अलग ही खासियत थी। उनमें से जहाँ पर जल प्रबंधन की सबसे विशेष व्यवस्था थी वो थी धौलावीरा। ये धौलावीरा कहाँ पे है? आज के समय के गुजरात में है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर वाटर स्टोरिंग टैंक्स होते थे, स्टेप वेल हुआ करती थी और मैनेजमेंट सिस्टम काफी अच्छा होता था यहाँ का, इसीलिए ये काफी ज्यादा फेमस था। एक्चुअली धौलावीरा हैड एटलीस्ट 5 बाथ एंड साइज ऑफ वन इज कंपेरेबल विद द ग्रेट बाथ, है ना? तो मोहनजोदारो का जो ग्रेट बाथ था उसके बराबर का यहाँ पे 5 बाथ हुआ करते थे। तो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम काफी ही अच्छा हुआ करता था। चलिए अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है ना? तो आपको बहुत सिंपल ही क्वेश्चन मिल गया आखिरी में। और आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल जो था वो यमुना नदी के किनारे आगरा में बसा हुआ है, जिससे शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो ये जो क्राउन है जो कि इंडिया का 7th, एक्चुअली दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी माना जाने वाला है। तो काफी फेमस जगह है, लोग यहाँ विजिट करते हैं। तो फाइनली मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपको इससे नॉलेज मिली होगी, है ना? अगर आपको ऐसा हुआ है तो बिल्कुल आप इस चैनल को और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार इसे विजिट किए हैं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन हाई होगा और इसकी वजह से मैं और भी इस तरह के तमाम वीडियोस को लेकर आऊंगा जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ अच्छी लगी होंगी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।